नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 8वीं के इतिहास विषय का 7वां पाठ असहयोग आंदोलन को लेकर प्रस्तुत है। आइए देखते हैं इस पाठ में किन बातों पर चर्चा की गई है। 1920 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कालखंड गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1920 ईस्वी में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी के हाथ में आई। गांधी जी ने सत्य, हिंसा और सत्याग्रह जैसे सूत्रों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता युद्ध को नई दिशा दी। गांधी जी के प्रभावी नेतृत्व के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक व्यापक हुआ। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नया युग प्रारंभ हुआ। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में कार्य। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में वकालत के काम से दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड का उपनिवेश था। वहां अनेक भारतीय उद्योग, व्यापार और काम धंधों के लिए अस्थायी रूप में बस गए थे। वहां के हिंदी भारतीय लोगों के साथ अपराधी की भांति व्यवहार किया जाता था। उनका हर स्थान पर अपमान किया जाता था। 1906 ईस्वी में शासन ने एक आदेश निकालकर अश्वेत वर्णियों को अपना पहचान पत्र अपने पास रखना अनिवार्य कर दिया। उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए। गांधी जी ने सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर इस अन्याय के विरुद्ध वहां के लोगों को न्याय प्राप्त करा दिया। गांधी जी का भारत में आगमन। 9 जनवरी 1915 को ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। नामदार गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श पर उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। सामान्य लोगों के दुख और दरिद्रता को देखकर उन्होंने राष्ट्र सेवा का व्रत लिया। वे अहमदाबाद के समीप साबरमती आश्रम के किनारे आश्रम में रहने लगे। सामान्य लोगों को न्याय प्राप्त कराने के लिए उन्होंने सत्याग्रह की अभिनव तकनीकी का अवलंब किया। सत्याग्रह का दर्शन। गांधी जी ने सत्याग्रह की नवीन तकनीक को जन आंदोलन के साथ जोड़ दिया। सत्याग्रह का अर्थ और न्याय के प्रति आग्रही बनना है। अन्याय करने वाले व्यक्ति को संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्य और न्याय का बोध कराना तथा उस व्यक्ति का मन परिवर्तित करना सत्याग्रह का उद्देश्य। सत्याग्रही व्यक्ति ने हिंसा अथवा सत्य का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह गांधी जी की सीख थी। कालांतर में केवल भारत में ही नहीं अपितु अनेक देशों की जनता ने अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सत्याग्रह मार्ग का अंगीकार किया। अमेरिका के अश्वेत वर्णियों ने अधिकारियों के लिए संघर्ष करने वाले मार्टिन लूथर किंग और दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला पर गांधी जी के सत्याग्रह का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। चंपारण सत्याग्रह। बिहार के चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिक भारतीय किसानों पर नील की फसल उगाने पर जबरदस्ती करते थे। वह नील निर्धारित दामों पर ही बागान मालिकों को बेचने की सख्ती की जाती थी। परिणामतः किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी। गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण गए। वहां उन्होंने किसानों को संगठित कर सत्याग्रह पद्धति से आंदोलन किया। गांधी जी द्वारा भारत में किया गया यह आंदोलन सफल रहा। किसानों के साथ न्याय हुआ। खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के खेड़ा जिले के लगातार अकाल पड़ने से फसलों की अत्यंत दुर्गति हो गई थी। फिर भी सरकार द्वारा बलात् लगान वसूल किया जा रहा था। गांधी जी के किसानों को न्याय लगान अदा न करने की सलाह दी। तब स्थानीय किसानों ने 1918 ईस्वी में खेड़ा जिले में लगान बंदी आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया। अल्पावधि में ही सरकार ने लगान माफ किया। अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के समय महंगाई बहुत बढ़ गई थी। मिल श्रमिकों ने वेतन वृद्धि मांगी, परंतु मिल मालिकों ने इस मांग को ठुकरा दिया। गांधी जी की सलाह पर श्रमिकों ने हड़ताल और अनशन किया। गांधी जी भी श्रमिकों के साथ अनशन पर बैठे। अंत में मिल मालिक पीछे हटे और श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की। रौलट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों को सहयोग दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीयों के हितों के निर्णय लिए जाएंगे, उत्तरदायी सरकार लाई जाएगी, ऐसा भारतीयों को लग रहा था। वस्तुओं के बढ़ते दाम, करों में हुई वृद्धि आदि आर्थिक और राजनीतिक कारणों से भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज सरकार ने इस असंतोष को दबाने के लिए और उस विषय में उपाय सुझाने के लिए सर सिडनी रौलट नामक अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार 17 मार्च 1919 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल में भारतीय सदस्यों द्वारा किए गए विरोध को न मानते हुए नया कानून बनाया। उसे रौलट एक्ट कहती हैं। इस कानून के अनुसार किसी भी भारतीय को बिना जांच पड़ताल किए बंदी बनाने का, न्यायालय में मुकदमा दायर न करते हुए कारावास में बंदी बनाकर रखने का अधिकार सरकार को दिया गया था। भारतीयों ने इस कानून को काला कानून कहकर संबोधित किया। इस कानून के विरुद्ध पूरे देश में क्रोध की लहर फैल गई। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध सत्याग्रह की घोषणा की। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रौलट कानून को विरोध दर्शाने के लिए देशव्यापी हड़ताल करने का आह्वान किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। रौलट कानून के विरुद्ध आंदोलन की घोषणा की गई। इस आंदोलन ने पंजाब प्रांत में प्रखर स्वरूप धारण किया। अमृतसर इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। सरकार ने दमन तंत्र प्रारंभ किया। गांधी जी को पंजाब प्रांत में प्रवेश करने पर प्रतिबंधित किया गया। जनरल डायर ने अमृतसर में सभाएं लेने पर प्रतिबंधित आदेश लागू किया। अमृतसर में हड़ताल करने के विषय में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे प्रमुख नेताओं को बंदी बनाया गया। इस घटना की निंदा करने हेतु 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर की जलियांवाला बाग में बैसाखी त्योहार के दिन सभा का आयोजन किया गया। इस समय जनरल डायर सेना की गाड़ियां लिए वहां आया। जलियांवाला बाग के मैदान में बाहर जाने का एक ही सकरा मार्ग था।
उस मार्ग को बंद कर दिया गया और बाग में इकट्ठे हुए निशस्त्र और निरीह लोगों पर बिना कोई सूचना दिए अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। बंदूकों ने 1600 चक्र चलाने के बाद गोलियां समाप्त होने के कारण गोलीबारी बंद हुई। इस नृशंस नरसंहार में 400 स्त्री पुरुष मारे गए, अनगिनत लोग हताहत हुए। गोलीबारी के तुरंत बाद निषेधाज्ञा कर्फ्यू घोषित किए जाने से घायलों पर तुरंत उपचार नहीं हो सका। संपूर्ण पंजाब में सैनिकी कानून लागू कर सरकार ने अनगिनत लोगों को जेल में बंद कर दिया। इस नरसंहार के लिए पंजाब का गवर्नर माइकल ओडायर उत्तरदायी था। पूरे देश में इस कानून की निंदा और भर्त्सना की गई। हत्याकांड के निषेध के रूप में श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए सर खिताब उपाधि का त्याग किया। आगे चलकर भारतीयों ने इस नृशंस हत्याकांड की जांच की मांग की। खिलाफत आंदोलन तुर्किस्तान का सुल्तान विश्व के मुस्लिमों का खलीफा अर्थात धर्म प्रमुख था। प्रथम विश्व युद्ध की तुर्की इंग्लैंड के विरोधी गुट में था। युद्ध में भारतीय मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए युद्ध समाप्त होने के बाद खलीफा के साम्राज्य को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, यह आश्वासन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने दिया था, परंतु युद्ध समाप्त होने पर इंग्लैंड ने अपने आश्वासन का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप मुस्लिमों में आक्रोश की लहर व्याप्त हुई। खलीफा को समर्थन देने के लिए भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। गांधी ने सोचा कि इस मुद्दे को लेकर यदि हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया जाए तो सरकार निश्चित रूप से सही रास्ते पर आएगी। फलतः गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। सरकार के साथ असहयोग करने के गांधी जी के प्रस्ताव को खिलाफत कमेटी ने मान्य किया। इस समय हिंदू मुस्लिम एकता के विशेष रूप से दर्शन हुए। असहयोग आंदोलन के पीछे गांधी जी की धारणा थी कि भारतीयों में अंग्रेजों का शासन भारतीयों के सहयोग पर निर्भर करता है। यदि भारतीय अंग्रेजी शासन के साथ संपूर्ण असहयोग कर दें तो उनका शासन धराशायी हो जाएगा। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने जनता को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने का आह्वान किया। 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सभी ने स्वीकृति प्रदान की। असहयोग आंदोलन की समस्त बागडोर गांधी जी को सौंपी गई। इस प्रस्ताव के अनुसार सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों, विदेशी वस्तुओं, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों का बहिष्कार करने का निश्चय किया गया। असहयोग आंदोलन की यात्रा। असहयोग आंदोलन की योजना के अनुसार पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि विख्यात वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया। इसी अवधि में विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय शिक्षा की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया। अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। होने वाले चुनाव का भी बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्त्रों को जलाया गया। विदेशी वस्त्रों को बेचने वाली दुकानों के सामने धरने दिए गए। फलतः विदेशी वस्त्रों का आयात कम हो गया। 1921 में मुंबई में आए हुए प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत हड़ताल के साथ किया गया। निर्जन सड़कों और बंद दुकानों से राजपुत्र का स्वागत किया। यह आंदोलन असम के चाय बागानों से लेकर बंगाल के रेल कर्मचारियों तक फैल गया। असहयोग आंदोलन पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने दमन नीति का प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में फरवरी 1922 ईस्वी में प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्वक जुलूस निकाला था। इस जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। परिणामस्वरूप क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। इसमें एक पुलिस अधिकारी के साथ 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से गांधी जी व्यथित हुए। गांधी जी ने 22 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। क्या तुम जानते हो, मुलशी सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन की अवधि में पुणे जिले की मुलशी तहसील में किसानों के सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह का नेतृत्व सेनापति पांडुरंग महादेव बापट ने किया, इसलिए उन्हें 7 वर्ष की सजा दी गई। मार्च 1922 ईस्वी में गांधी जी को बंदी बनाया गया। उन पर यंग इंडिया में 3 राजद्रोही लेख लिखने का अभियोग रखकर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अहमदाबाद में विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। गांधी जी को 6 वर्ष का दंड सुनाया गया। कालांतर में स्वास्थ्य की शिकायत को लेकर गांधी जी को कारावास से रिहा किया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के साथ साथ रचनात्मक कार्यक्रम भी चलाया। इसमें प्रमुखतः विदेश स्वदेशी का प्रसार, हिंद मुस्लिम एकता, शराबबंदी, अस्पृश्यता का निर्मूलन, खादी का प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षा जैसी बातों का समावेश था। इस रचनात्मक कार्यक्रम के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन अधिक व्यापक हुआ। स्वराज पार्टी। राष्ट्रीय कांग्रेस के चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने सरकार को घेरने के लिए विधानमंडल में प्रवेश पाने का विचार रखा। 1922 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 ईस्वी में हुए चुनाव में केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में स्वराज पार्टी को अनेक प्रत्याशी चुनकर आए। उसमें मुख्यतः मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, न चिंकेलकर का समावेश था। जब देश में राजनीतिक आंदोलन ठंडा पड़ गया था तब स्वराज पार्टी ने विधान परिषद मंडलों में संघर्ष किया। उन्होंने विधान परिषद में सरकार की अन्यायकारी नीतियों का विरोध किया। भारत में आगामी समय में उत्तरदायी सरकार पद्धति देने की मांग की। भारतीयों की समस्याओं को हल करने के लिए गोलमेज परिषद बुलाई जाए। राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। इसके लिए विधान परिषद में प्रस्ताव सम्मत करवा लिए। स्वराज
सरकार ने स्वराज पार्टी के अधिकांश प्रस्ताव निरस्त कर दिए। साइमन कमीशन 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा कानून द्वारा किए गए सुधार असंतोषजनक थे, अतः भारतीय सेना में असंतोष व्याप्त था। इस पृष्ठभूमि में अंग्रेज सरकार ने 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, परंतु इन सदस्यों में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। परिणामस्वरूप भारत के राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय किया। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। यह कमीशन जहां जहां गया वहां वहां उनके विरुद्ध प्रदर्शन किए गए। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारों से प्रखर विरोध दर्शाया गया। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई गई। लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चलाई। उद्दंड पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाला जी की छाती पर लाठी से प्रहार किया। इस हमले के बाद हुई निंदा भर्त्सना सभा में लाला जी ने कहा, लाठी की प्रत्येक चोट के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर एक एक कील ठोंकी जा रही है। कालांतर में कुछ ही दिनों में लाला जी का निधन हुआ। नेहरू प्रतिवेदन रिपोर्ट, भारत के सभी नेता मिलकर सर्वसम्मति से संविधान बना नहीं सकते थे। इस प्रकार की आलोचना भारत मंत्री बरकट हेड ने की। इस चुनौती को स्वीकार कर सर्वदलीय समिति सभा स्थापित की गई। इस समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। भारत के स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार स्थापित करें, वयस्क मतदान पद्धति लागू करें, भारतीयों को नागरिकों के मौलिक अधिकार दें, भाषावार प्रांत रचना करें, जैसे प्रस्ताव इस प्रतिवेदन में थे। इस प्रतिवेदन को नेहरू प्रतिवेदन कहते हैं। 1929 ईस्वी के अंत तक सरकार ने नेहरू प्रतिवेदन को नहीं स्वीकारा तो सभी ने अविज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दी गई। इस पृष्ठभूमि में 1929 ईस्वी के दिसंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में अधिवेशन हुआ और ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। पूर्ण स्वाधीनता की मांग, स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार अब तक राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था, जो अनेक युवा कार्यकर्ताओं को माने नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले युवा के नेता थे। इस युवा वर्ग के प्रभाव स्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय सभा ने स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार का उद्दिष्ट त्याग दिया। इसके बाद भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता की राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनी। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा लहराया और निश्चय किया कि 26 जनवरी यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अंग्रेजी सत्ता से भारत को मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता युद्ध को अहिंसक मार्ग से चलाने की प्रतिज्ञा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश में ली गई। परिणामतः पूरे देश में चेतना का वातावरण उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।